गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार आपका फिर से स्वागत है ह्यूमैनिटी सीरीज बाय दीपक सर, जिसमें पॉल साइंस के चैप्टर्स कर रहे हैं। आज हम सेकंड बुक के 6 चैप्टर पे हैं, तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा सेकंड बुक का। 40 मार्क्स की बुक कंप्लीट हो जाएगी। जो आज का चैप्टर है उसका नाम है द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रोसेस को हटाया गया इंदिरा गांधी द्वारा, जब उन्होंने 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगाई, नेशनल इमरजेंसी। आपने क्लास 11 में पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी। भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 इमरजेंसी पावर्स होती हैं। आर्टिकल 352 जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, वो 3 ग्राउंड्स पे लगती हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और तीसरी इंटरनल क्राइसिस पे लगी। एक बार इंडो चाइना वॉर 1962 में लगी, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 को लगी, और 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में तालाबंदी कर दी। इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और ये भारत के लोकतंत्र में एक काला दिन के रूप में देखा जाता है। दूसरी इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन हो जाता है। इधर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए या पार्टी गिर जाए या रिज़ाइन कर दे चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। और तीसरी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जब हमारे देश में इकोनॉमी पूरी डिप्रेशन में चले जाए, वित्तीय घाटा हो जाए, उस समय आर्टिकल 360 लगती है। बट भगवान की कृपा से आज तक भारत में आर्टिकल 360 कभी नहीं लगी। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछले चैप्टर में देखा कि इंदिरा गांधी ने कैसे 1971 के चुनाव में रेस्टोर किया कांग्रेस को, फिर से कांग्रेस को पुनः स्थापित किया, रेस्टोरेशन किया कांग्रेस का। अब इंदिरा गांधी काफ़ी ज़बरदस्त लीडर के रूप में उभर कर आई। उसने स्टेट्स को भी रिगेन किया। 1971 इंडो पाक वॉर के बाद उसकी पॉपुलैरिटी एनॉर्मसली बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बट ये समय था, स्प्लिट हुआ कांग्रेस का, और कोर्ट के साथ कांग्रेस की कुछ बात नहीं बनी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सारे इनिशिएटिव्स कांग्रेस पार्टी के गले ठहराए, और कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है और वो उसे डेमोक्रेटिक वे से काम नहीं करने दे रहा, और मुझे पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में इकोनॉमिक देश की स्थिति बहुत ख़राब थी। आर्थिक लेवल पे जाऊँ तो बांग्लादेश वॉर ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से डिप्रेशन में डाल दिया। और उससे पहले 1965 का भी वॉर था, मॉनसून फेल हो चुका था। 1962 का भी वॉर था। अगर एक वॉर हो तो उसको उभरने के लिए कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो हमारी 1960 से 71 तक हमारे पास 2 वॉरें लड़ी हमने, 3 वॉरें इनफैक्ट, 62, 65 और 71। तो ऐसे में 8 मिलियन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया ईस्ट पाकिस्तान से, वो भारत में आकर घुस गए, इलीगली घुस गए। तो उन्हें हमें हेल्प करना पड़ा, और हमारे देश की जो इन्फ्लेशन का दर था, महंगाई दर वो 23% से 30% हो गया। ऐसे में लोगों की हालात बड़े ख़राब हो गए और बेरोज़गारी चरम सीमा पे पहुंच गई। रूरल एरियाज़ में तो बहुत महंगाई थी। ऐसे में सरकार को ज़ख्मों पे मरहम लगाना था, सरकार ने नमक रगड़ दिया। उन्होंने सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कट कर दिया, फ्रोज कर दिया, और मॉनसून फेल हो गया, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन में चले गए और उन्होंने सरकार को अपोज किया। दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट ग्रुप एक्टिव हो गए और वो कहने लगे, जैसे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चारू मजुमदार जो वेस्ट बंगाल में एक्टिव हुए, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। फिर एक और चीज़ आती है, गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट। इसमें हम एमरजेंसी की बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, पहले इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, अब गुजरात और बिहार मूवमेंट पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, गुजरात और बिहार दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटें थी। कांग्रेस पार्टी का यहाँ रूल था। 1974 में गुजरात में कुकिंग ऑयल प्राइसेस पे, इन्फ्लेशन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं मोरारजी देसाई, जो इंदिरा के ओपोनेंट थे। 1967 में जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था 2/3 MPs ने, तो इस समय उन्होंने कहा कि जब तक आप कांग्रेस की सरकार हटाकर वहाँ इलेक्शन नहीं कराएंगे फ्रेश, तो वहाँ पे वो फास्ट एंड टू डेथ चले जाएंगे। तो इलेक्शन हुआ 1975 में, कांग्रेस पार्टी हार गई। बिहार में 1974 में स्टूडेंट मूवमेंट लीड किया जयप्रकाश नारायण ने, जेपी लेके आए। जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने एक नारा दिया था, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। में टोटल रेवोल्यूशन एज आर मोटो, द फ्यूचर बिलोंग्स टू अस।
जेपी ने कहा कि बिहार मूवमेंट में खाली स्टेट लेवल तक नहीं रखना चाहता, इसका प्रभाव मैं नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स तक लेकर जाना चाहता हूँ। इसमें भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया और इंदिरा गांधी को उन्होंने अपोज किया काफ़ी। उसकी जो पॉलिसीज़ है वो प्रो पुअर पॉलिसीज़ नहीं है। दिल्ली की रामलीला मैदान पर उन्होंने सत्याग्रह की बात की, तो भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल ने उनको सपोर्ट किया। अब कांग्रेस का रिएक्शन आया कि जेपी लॉ एंड ऑर्डर को हटाकर क्योस लाना चाहते हैं, करप्शन लाना चाहते हैं। ये 95 पेज नंबर एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। और जयप्रकाश नारायण एक बहुत अच्छे लीडर थे, यूथ थे, जिन्होंने मार्क्सिज्म को काफ़ी देखा। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और बिहार मूवमेंट में थे। चंबल के डकैतों को सरेंडर कराने में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा। डीके बुरा, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इसके बाद रेलवे स्ट्राइक हुआ 1974 का, जिसको नेशनल रेलवे मेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लीड किया, जिसके लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी डिमांड थी कि रेलवे से के एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर की जाए। हालांकि ये स्ट्राइक 20 दिनों के बाद खुद कॉल ऑफ कर दी गई, जब कुछ सरकार की तरफ से बात नहीं बनी। सरकार ने रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी लगाई। बाद में 20 दिनों के बाद इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली गई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। तो उस साल 3 मुद्दे आए। क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो इफेक्ट देती है अब्रिज कर उसको बदल सकता है? नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट से हटा सकते हैं? नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी थी फेमस केशव नंदा भारती केस में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया 1973 में कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे हटा नहीं सकते, जिससे गवर्नमेंट की थोड़ी सी अनबन हो गई जुडिशरी के साथ। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की पोस्ट वैकेंट होती है, तो इंदिरा गांधी जस्टिस ए एन रे को चीफ जस्टिस बना देती है, 2 चीफ जस्टिस को सुपरसीड करके, जिससे ये बड़ी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट होती है। इसको हर कोई क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री और के क्लोज रहते हैं वो कहते हैं कि जुडिशियल कमिटेड एग्जीक्यूटिव और कमिटेड जुडिशरी इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जेक्टिव के विजन के प्रति काम करती है। तो इसको भी डिफेंड कर लिया जाता है। फिर एमरजेंसी 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रूलिंग देते हैं कि इंदिरा गांधी की लोकसभा का जो चुनाव था 1971 का वो इनवैलिड है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रचार में, अपने कैंपेनिंग में सरकारी तंत्र यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यूज़ किया, उन्होंने उनकी हेल्प की है। तो ये पिटीशन राजनारायण ने फाइल की थी। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो है, अगर उसको प्रधानमंत्री बने रहना तो 6 महीने के अंदर इधर वो लोकसभा से जीत के आए या राज्यसभा से जीत के आए। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को टेंशन आ गई, तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से पार्शियल स्टे ऑर्डर ले आई 24 जून को। अब उसने कहा कि वो एमपी तो नहीं है, लेकिन एमपी है बट सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में नहीं जा सकती। ऐसे में जेपी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में एक ऑर्गेनाइज की स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के लीगल और इमोरल ऑर्डर को ना पुलिस माने ना आर्मी, जिससे वो स्टैंड स्टिल पे आ जाए और पॉलिटिकल मूड पहली बार कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया। इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने 25 जून 1975 को इंटरनल थ्रेट के बेसिस पे एमरजेंसी लगाई। उसने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रिकमेंड किया कि एमरजेंसी इम्पोज कर दो, और एमरजेंसी लग गई। जब एमरजेंसी लगती है तो फेडरल पावर सस्पेंड हो जाती है, सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है और गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पावर लेके आ जाती है। तो ऐसे में 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर ने फखरुद्दीन अली अहमद को रिकमेंड की, जो हमारे राष्ट्रपति थे, और कैबिनेट को बोला 26 जून को आपकी स्पेशल मीटिंग होगी और आप सभी को वहाँ प्रेजेंट रहना है। एमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है, 4 में भी आ सकता है। तो सबसे पहले स्ट्राइकें हुई, बैन कर दी स्ट्राइकें, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया, प्रेस सेंसरशिप कर दिया, प्रेस सरकार की परमिशन के बिना कुछ छाप नहीं सकता, आरएसएस और जमात इस्लाम को बैन कर दिया ताकि कम्युनल हार्मनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए। गवर्नमेंट को प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो यूज़ करते थे, किसी को भी अरेस्ट कर लेते जिससे थ्रेट था। बड़ी सारी हाई कोर्ट्स की जजमेंट नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लाया, 42nd अमेंडमेंट लाए, जिससे लोकसभा का टेन्योर 6 साल कर दिया, जुडिशरी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बड़े सारे पॉलिटिकल वर्कर्स अंडरग्राउंड हो गए थे फर्स्ट फेज में, उन्होंने अवार्ड वापस किए। कन्नड़ राइटर शिवरमा करनाथ और पद्मश्री पद्मा भूषण फणीश्वर रेणु ने भी अपने अवार्ड वापस कर दिए। डेमोक्रेसी का सस्पेंशन हो गया है। पार्लियामेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद न्याय लाया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, और 42nd अमेंडमेंट 1976 में उसने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, इसमें सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया गया था। जो इलेक्शन 1976 में होनी थी वो 1977 में हुई।
तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी ने हमें भारत के लोकतंत्र की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों बताई, और बड़े सारे ऑब्जर्वर ने देखा कि भारत में लोकतंत्र अगर ना हो तो कितनी बुरी हालत हो सकती है। तो लेकिन थोड़े ही समय में डेमोक्रेसी आ भी गई। तो एक ये बताया कि डेमोक्रेसी के बिना रहना बड़ा मुश्किल है भाई, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेकेंडली, हमें बड़ी सारी इंटरनल इमरजेंसी की बात हुई। ऐसे इमरजेंसी सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन पे लगती थी या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, और कहा गया कि अगर आइंदा ऐसा भी केस होगा तो पहले यूनियन कैबिनेट को राइटिंग में देना पड़ेगा। तीसरा बताया सिविल लिबर्टीज़ की वैल्यूज़ का पता चला कि राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में बताया कि आर्मी और पुलिस को कितना वनरेबल किया, उनको बड़ी हालत उनकी ख़राब की गई। एमरजेंसी के बाद जब पुलिट और वो मतलब बेचारे वनरेबल लोग कुछ कर ही नहीं पाए, वो सरकार की कठपुतली बन के रह गए। एमरजेंसी ने हमें बड़े अच्छे लेसन सिखाए। ऑपोजिशंस यूनाइट हो गई, वो सेफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ी, और ये कहा कि जो भी भारत के लोकतंत्र के साथ खेलेगा वोटर उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शंस में उन्होंने कहा ओपोजिशन के वोट बटने नहीं देंगे, नॉन कांग्रेस सब इकट्ठे लड़ेंगे। तो जेपी की लीडरशिप के अंडर सब हुआ। तो कांग्रेस उस समय हार गई, और ऐसे में जनता पार्टी ने इमरजेंसी के अगेंस्ट लड़ा और सेफ डेमोक्रेसी के नारे पे चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस का जब रिजल्ट आया उसमें जगजीवन राम जिन्होंने कांग्रेस पर डेमोक्रेसी बनाई थी वो भी जनता पार्टी में मर्ज हो गए। तो इस पूरी पार्टी का नाम बना जनता पार्टी। जनता पार्टी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में, जिसके प्राइम मिनिस्टर मुरारी देसाई बने हैं। हालांकि इधर पावर प्ले बहुत खतरनाक था, इधर चौधरी चरण सिंह भी डिजर्व करते थे और जगजीवन राम भी बड़े नेता थे और मुरारी देसाई भी। तो मुरारी देसाई को बनाया, जेपी नारायण नहीं बने। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस को 154 सीट्स मिली, वोट शेयर 35% से भी नीचे चला गया। जनता पार्टी और उसके एलाइंस को 330 सीटें मिली, 295 सीट उनकी अपनी थी, मतलब मेजॉरिटी में थे। और एक नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में पूरा एक वेव चला जिसमें वो सारे जीत गए। और अगर मैं बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करूँ, हरियाणा, पंजाब की, तो बस एक ही सीट जीते। कांग्रेस हर कॉन्स्टिट्यूंसी हारी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में, और एक सीट उसको मिली राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई और उसका बेटा संजय गांधी अमेठी से हार गया। तो हालांकि साउदर्न स्टेट्स में कांग्रेस ने अच्छा किया, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस ने अच्छा किया, और ये सिखा दिया लोगों ने कि जो डेमोक्रेसी के साथ खेलेगा उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे कार्टून है 104 पेज पे। ये कार्टून बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कार्टून में आपने देखना है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गिर गई। इसके पीछे के कारण है 42nd अमेंडमेंट, सेंसरशिप और मीसा इमरजेंसी। मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इस वजह से कांग्रेस हार गई। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट में मुरारी देसाई राइवल थे इंदिरा गांधी के 1966 से 67 में। चरण सिंह जो भारतीय लोकदल के नेता थे, फॉर्मर लीडर थे यूपी के। जगजीवन राम जो सीनियर मिनिस्टर थे कांग्रेस के। तो अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने बनाया फॉरेन मिनिस्टर, और चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब पावर प्ले के कारण, पावर के कंपटीशन के कारण देसाई की गवर्नमेंट चली गई और 4 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस सपोर्ट दिया, फिर वापस ले लिया। फिर 1980 का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने वापसी की, उस पर 353 सीटें लेकर वापस आई वो। और एक और लेसन हमारी पॉलिटिक्स हमें सिखाती है कि जो सरकार आपस में लड़ेगी और स्टेबल नहीं होगी उसको भी वोटर्स नहीं छोड़ेंगे। तो लेगेसी ये बताती है कि 77 और 80 में कांग्रेस पार्टी ड्रामेटिकली चेंज करती है अपने आप को। 69 में वो अम्ब्रेला पार्टी थी, हर एक लीडर और पार्टी को एकोमोडेट करती थी और सोशलिस्ट लेवल पे चली, प्रो पुअर पार्टी। अर्ली 70s में कांग्रेस का सक्सेस था लोगों को अट्रैक्ट करना आइडियोलॉजिकल डिविजन्स पे और अपील करना, लीडर इंदिरा गांधी ने किया। ऑपोजिशन पार्टी ज़्यादातर नॉन कांग्रेसिज्म पे थी। अब उन्होंने बोला कि हम नॉन कांग्रेस वोट को बटने नहीं देंगे, क्योंकि 1977 की इलेक्शन में नॉन कांग्रेस वोटों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ऐसे में लोकसभा जो असेंबली इलेक्शन 77 में नॉर्थर्न स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी थी, बैकवर्ड कास्टर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू था बिहार में, जहाँ पे मंडल कमीशन के कारण हुआ। मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था जनता पार्टी ने, उसके लीडर थे मुरारी देसाई, और मुरारी देसाई ने अपॉइंट किया मंडल कमीशन, जिसके कमीशन को हेड किया ब्रितेश्वरी प्रसाद मंडल ने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में और 27% रिजर्वेशन दी ओबीसी को। तो हमें ये इस चैप्टर ये सिखाता है कि एमरजेंसी ने हमें ये सिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक पॉलिटिकल क्राइसिस होता है।
तो फिर अगले चैप्टर में हम रीजनल इश्यूज़ पे बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। हम रीजन्स जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट और क्या क्या कैसे सॉल्व किया वो सारी चीज़ें देखेंगे। होप करता हूँ आपको ये समझ आया हो। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जहाँ डाउट्स आते हैं कॉल करिए मुझे, मैं आगे आगे आपके क्वेश्चंस पे भी बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।